अब राहुल जी, ये सारा सिनेरियो 2024 का, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया, किसकी ताल में ज्यादा दम दिखता है, किसकी लड़ाई ज्यादा जमीनी दिखती है, किसकी मजबूत दिखती है? देखिए, ये तो साफ ही है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं कि बीजेपी और एनडीए की जो उनका कैंपेन है या उनका जो विश्वास है वो साफ दिखाई देता है। और ये सिर्फ बीजेपी में साफ नहीं दिखाई देता, ये सारे एनालिस्ट में भी साफ दिखाई देता है। अभी दो चैनलों ने दो सर्वे भी किए, उसमें भी ये साफ दिखाई दिया। जो लोग विरोध भी करते हैं नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, चाहे आप विदेशी अखबार भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बीजेपी को साफ साफ एडवांटेज है। वो अच्छे से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनकी जो जीत है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी या जो नंबर्स है उसमें बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। तो ये हम माने कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है 370 का या फिर ये 400 एनडीए के लिए, तो ये कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जब उनको ज़मीनी चीज़ें दिखती हैं कि वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें जीत सकते हैं। अब अगर बीजेपी जो है वो यूपी में अगर उनको ये पता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो 7 सीटें हारे हुए हैं तो उसको जीतने का उन्होंने समीकरण बना लिया। अगर वो बिहार में उनको लगता था कि नीतीश के से उनके साथ सीटें जुड़ेंगी, अदरवाइज़ वो सीटें कम होंगी, तो उन्होंने वो गठबंधन बना लिया। तो वो अलग अलग जगहों पे इसी तरह से अपना गठबंधन तैयार कर रहे हैं। और दूसरा, देखिए, कांग्रेस जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए था, उसको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो एक बहुत ही मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर बीजेपी का मुकाबला करते और एनडीए का मुकाबला करते। अगर वो मिल के कैंडिडेट्स खड़े करते सारी पार्टियां एक एक जगह पर, तो बीजेपी को भी या एनडीए को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर विपक्ष एक बात कहता है, मैं इसको पूरा कर दूंगा उसके बाद, मैं देखिए उसको भी पूरा करता हूँ। देखिए, उसके बाद ऐसा नहीं कि बीजेपी ने उनके खिलाफ उतना बोला है। देखिए, ममता बनर्जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो 40 पार नहीं करेगी। ठीक है, आप खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान देखें, वो जो हैं वो कह रहे थे, कांग्रेस पे आरोप था कि वो हमारे साथ सीट शेयरिंग और एक तरफा उन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया। ठीक है, केजरीवाल ने आज कह दिया, उनके पहले मुख्यमंत्री पंजाब में कह चुके हैं, अब केजरीवाल ने कह दिया कि हम पंजाब में अलग से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब दिल्ली की स्थिति भी साफ नहीं है कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। तो आप तो अपना पूरा ग्राउंड जो है वो बीजेपी एनडीए को छोड़ते जा रहे हैं और वो एक राजनीतिक राहुल जी, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है, अभी जैसे दीपक झा ने एक काउंटर और डिफेंस रखा कि हमारे साथ जो है उनके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी जाती है, ये भी एक फैक्टर है क्या चुनाव का और एक एक करके दलों के खिसकते जाने का? देखिए, जनता को क्या दिखाई देता है? जनता को दिखाई देता है कि नेताओं के पास से अगर नोट पकड़े जाते हैं, अगर जनता को ये दिखाई देता है कि जो ईडी या फिर सीबीआई है वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करती है कोर्ट में कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ और कि इस तरह से पैसा लिया गया, उसके बाद कोर्ट जो है उन्हें बेल नहीं देता, तो शक तो पैदा होता है। ये बात बाद की बात है कि वो कोर्ट जो है उसमें उनको दोषी करार देता है या नहीं देता। लेकिन प्राइमा फेसी, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच का आरोप विपक्ष लगाता है, देखिए, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो कोर्ट उनको शुरू में ही बेल दे देता है, एक साल क्यों अंदर रखेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक बात है, ये तो मैं भी कई दफा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि नाजायज कार्रवाई नहीं, ये सिलेक्टिव का आरोप है, सिलेक्टिव है। देखिए, कोई भी, अगर आप बात करेंगे बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी से पहले दल जो है वो भी क्या ये इन आरोपों में उनके ऊपर आरोप नहीं थे कि वो सीबीआई की गलत इस्तेमाल करते थे या बाकी एजेंसीज का नहीं करते थे। देखिए, एजेंसीज अपने आप को डिफेंड करने नहीं आने जा रही हैं यहाँ पर, उनको अपनी कार्रवाई, देखिए, एजेंसी तभी एक राजनेता या एक पावरफुल जो भी व्यक्ति समाज का है उस पर हाथ डालेगी जब तक उनके पास प्रूफ नहीं होंगे, वैसा नहीं करेगी। क्योंकि उनको भी बाद में कोर्ट में जवाब देना, उनको भी वो भी वहां पे कोर्ट में जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो सकती। तो ये विपक्ष का एक अपना फेलियर है कि वो एक काउंटर नहीं तैयार कर पाए जबकि समय था खूब, और काउंटर के साथ साथ वो नैरेटिव भी तैयार नहीं कर पाए। बीजेपी को आप देखिए, अभी बात हो रही थी महंगाई की, तो अगर महंगाई पे मैं आंकड़े दूंगा तो जो आंकड़े 4 पॉइंट समथिंग इस वक्त इन्फ्लेशन के हैं, जो यूपीए की सरकार चली उसमें 7 पॉइंट समथिंग से लेके 10-11 तक जो है परसेंटेज तक। लेकिन तो मैं दूसरी बात करता हूँ। हाँ। अब आप बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो मिनिमम आंकड़ा है 5.5 जो है वो यूपीए में गया था, 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो एनालिस्ट अच्छे से इसको देखते हैं उनको साफ पता है कि 2 बड़ी घटनाएं हुई जिसके कारण ये हुआ। एक थी कोविड की घटना जिसके कारण बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, अनएम्प्लॉयड हुए लोग। दूसरी घटना थी डिमोनेटाइजेशन की।
दोनों ही केसेस में। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी को डिफेंड करने जा रहा हूं। दोनों ही घटनाओं में लोगों की नौकरियां गई और उन नौकरियों के कारण भी असर जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है उस पर पड़ता है।